नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल विद्या गुरु में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए करंट अफेयर लेकर आ गया हूं, जिसमें हम बात करेंगे मार्च के सेकंड वीक के जो लास्ट है और थर्ड वीक के पूरे वीक की बात करने वाले हैं, जिसमें हम मेन टॉपिक स्टेट संबंधित करंट अफेयर की जो अवार्ड और ऑनर हो गए उनकी यहाँ पर बात होगी। मिसलेनियस क्वेश्चन जो करंट अफेयर में होते हैं उसकी चर्चा यहाँ पर करेंगे। साथ साथ रैंक और रिपोर्ट संबंधित जो करंट अफेयर होगा और इम्पॉर्टेंट डेज को यहाँ पर हम कवर करते हुए चलेंगे। सारे क्वेश्चन को यहाँ पर हम डिटेल में और छोटे छोटे जो उसके अगल बगल के एस्पेक्ट्स हैं वो लेते हुए चलेंगे, जिससे कि आपको पेपर में क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन ना बने तो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में आपको हेल्प मिल सके। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके जरूर जाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले बात होगी स्टेट संबंधित जो भी करंट अफेयर बना है उसकी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, जीरो कार्बन एमिशन 2050 तक टारगेट रखा है महाराष्ट्र की जो कैपिटल है मुंबई, उसके द्वारा। अब इतना स्पेशल बात क्यों हो गई? क्योंकि ये साउथ एशिया की पहली सिटी ऐसी बनी है जिसने 2050 तक टारगेट रखा है कि हम कार्बन एमिशन नेट जीरो कार्बन एमिशन अपने यहां पर कर देंगे। वैसे भारत का टारगेट इसमें क्या है? तो भारत का टारगेट 2070 है, मतलब 2070 तक भारत ने अपना जीरो एमिशन, नेट जीरो एमिशन का कार्बन का टारगेट रखा है। मतलब भारत के टारगेट से 20 साल पहले का टारगेट रखा है महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई ने, और ये साउथ एशिया की पहली सिटी ऐसी बन गई है जिसने 2050 तक का टारगेट रखा है कि हम नेट जीरो कार्बन एमिशन अपने यहां से कर रहे होंगे। इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। मुंबई का नाम याद रखिएगा, पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है पहला, ये मतलब आज भी बहुत सारे पहले वाले क्वेश्चन जरूर आएंगे, मतलब पहला स्टेट में हुआ, पहला यहां पर हुआ, तो ये क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। तो पहला है यहां पर इंडिया का पहला डिजिटल वाटर बैंक एक्वेरियम, जिसको लॉन्च किया है कर्नाटका की कैपिटल बेंगलुरु में। याद रखिएगा, पहला डिजिटल वाटर बैंक है जिसका नाम एक्वेरियम है और बेंगलुरु में इसको लॉन्च किया गया है। आपको बता दूं, डिजिटली माध्यम से जो वाटर की सप्लाई है उसको यहां पर सेटअप किया जाएगा कर्नाटका में। कर्नाटका की जो कैपिटल बेंगलुरु है वहां पर। तो यहां पर वाटर का जो पूरा सिस्टम है उसको डिजिटलाइज करने की मुहिम चलाई गई है, एक तरीके से कह सकते हैं कर्नाटका में। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंडिया का ये पहला है। यहां पर बात की जाए कर्नाटका के इस समय पर कैपिटल मैंने आपको बता ही दिया बेंगलुरु, और बेंगलुरु में ही एक्वेरियम को लॉन्च किया गया है। और कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर बसवराज एस बोम्मई जी हैं और गवर्नर थावर चंद्र गहलोत है। पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है भगवंत मान जी। भगवंत मान जो कि पंजाब के 17वें नंबर के चीफ मिनिस्टर बने हैं। आपसे इनका नाम पूछा जा सकता है क्योंकि बहुत बड़ी विक्ट्री इन्होंने हासिल की है। टोटल पंजाब में, पंजाब की जो असेंबली है वहां पर 117 सीट्स है, उनमें से आम आदमी पार्टी, जिसकी तरफ से पंजाब के चीफ मिनिस्टर भगवंत मान सिंह को बनाया गया है, उन्होंने टोटल 92 सीट्स जीती हैं। और कांग्रेस के जो पहले चीफ मिनिस्टर थे चन्नी साहब जी को हटाकर भगवंत मान जी को अब चीफ मिनिस्टर का पद में बैठाया गया है। पूछा जा सकता है, भगवंत मान जो कि आम आदमी पार्टी से बिलोंग करते हैं और ये 17वें नंबर के चीफ मिनिस्टर बने हैं पंजाब में। ठीक है, पंजाब की कैपिटल क्या है? तो आपको बता दूं, पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़ है और चंडीगढ़ ही हरियाणा की कैपिटल भी है। ठीक है, पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है उड़ीसा राज्य से। उड़ीसा राज्य में जो इम्यूनाइजेशन है, मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत इन्होंने 90.5% का अपनी पॉपुलेशन का कवरेज रखा है जो इस इम्यूनाइजेशन के अंतर्गत आते हैं। ये जो इम्यूनाइजेशन है इसमें मदर और चाइल्डों को, जो बच्चे होते हैं उनको यहां पर कवर किया गया है, जिसमें जब माँ होती है उसको कुछ टीकों की जरूरत होती है, वो टीके जो लगाए जाते हैं और बच्चे जो
जन्म लेते हैं या फिर 5 साल तक या कुछ एज तक रहते हैं, उसमें भी उनको कुछ टीके लगाए जाते हैं जिससे कि उनका इम्यून सिस्टम है वो बेहतर हो सके। उसको कवर करने में 90.5% का कवरेज इन्होंने किया है और इनके डिस्ट्रिक्ट टोटल 30 हैं। उन 30 डिस्ट्रिक्ट में से 20 डिस्ट्रिक्ट ने 90% से भी बहुत बेहतर काम किया और कुछ ने थोड़ा सा पीछे रह गए, लेकिन बहुत बेहतरीन ओवरऑल परफॉर्मेंस उड़ीसा का हुआ है। इसमें ये टॉप पोजीशन पर रहे हैं। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है मिशन जो इंद्रधनुष है, इसकी बात की जाए तो इसमें माताओं और बच्चों के जो टीकाकरण, मतलब जो इम्यून सिस्टम के लिए जो टीका लगाए जाते हैं, उस कवरेज से संबंधित है। ठीक है, यहां पर बात की जाए तो उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। उड़ीसा के जो गवर्नर है गणेशी लाल और चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है तमिलनाडु से। तमिलनाडु की पेट्रो प्रोडक्ट, तमिलनाडु की एक लैब है पेट्रो प्रोडक्ट, जो कि वर्ल्ड की पहली लैब बनी है, पहली लैब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनी है, जो कि दुनिया में पहली ऐसी लैब है जो पेट्रोकेमिकल पर काम कर रही है और जिसको BIS सर्टिफिकेशन मिला है। BIS सर्टिफिकेशन का मतलब होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन। ये इनको मिला है और ये पहली ऐसी पेट्रोकेमिकल कंपनी बनी। तमिलनाडु की ऐसी कंपनी है, दुनिया में पहली बनी है, याद रखिएगा, दुनिया में पहली ऐसी कंपनी है जो कि पेट्रो प्रोडक्ट से रिलेटेड है और उसको BIS सर्टिफिकेशन मिला है। क्यों मिला है इनको, तो आपको बता दूं, जो ये डिटर्जेंट बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट का ये यूज करते हैं और बनाते हैं, इसके लिए इनको ये सर्टिफिकेशन दिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में। तमिलनाडु में ये लोकेटेड है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो त्रिपुरा से है। वैसे जब चाय वाला जो मतलब कुछ भी आता है ना, तो हम ना असम या फिर पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में पहुंचते हैं आंसर में, लेकिन यहां पर त्रिपुरा गवर्नमेंट ने मुख्यमंत्री चाय श्रमिक कल्याण प्रकल्पा स्कीम को लॉन्च किया है, जो कि चाय बागानों में जो लेबर काम कर रही है उनको यहां पर कवरेज मिलेगा। उनकी जो उद्धार के लिए कह सकते हैं, उनको उनके जो रहने के लिए, उनके जो घर है, उनको जो थोड़ा फाइनेंशियली सपोर्ट है, उसके लिए एक स्कीम को लॉन्च किया गया है। वहां के जो वर्कर्स है चाय बागान वाले, अब जब चाय बागान वाला क्वेश्चन आता है तो हमारा ध्यान किस में जाता है? नॉर्मली दार्जिलिंग हो गया जो कि वेस्ट बंगाल में है, असम हो गया, यही दो पर हमारा ध्यान जाता है, त्रिपुरा में नहीं जाता। त्रिपुरा की गवर्नमेंट ने ऐसा काम किया है, तो इसलिए याद रखिएगा, पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में। यहां पर जो 7,000 टी गार्डन में जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनको यहां पर कवरेज की इस स्कीम के अंतर्गत मिलेगा और बेनिफिट भी यहां पर प्रोवाइड कराया जाएगा त्रिपुरा की जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके द्वारा। यहां पर बात हुई है त्रिपुरा की, तो त्रिपुरा एक ऐसा स्टेट है जिसको तीनों तरफ से बांग्लादेश ने घेर रखा है। यह क्वेश्चन भी बनता है, याद रखिएगा। त्रिपुरा की कैपिटल अगरतला है। त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर बिप्लब कुमार देव हैं और यहां के गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्या जी हैं। पूछा जा सकता है, याद रखना है आपको। अगले क्वेश्चन की बात करें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, जो कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर से बिलोंग करते हैं और इस समय पर ये हमारे मिनिस्टर है एविएशन, मतलब सिविल एविएशन मिनिस्टर है इस समय पर, जो नागरिक उड्डयन मंत्री, हिंदी में कहते हैं इसको, नागरिक उड्डयन मंत्री हैं और ये कांग्रेस से आए हैं बीजेपी में। बहुत ज़्यादा चर्चित नेताओं में से एक है और इन्होंने अभी एक इनॉग्रेशन, वैसे तो इनॉग्रेशन ये पहले ही कर गए थे, लेकिन डेवलपमेंट के बाद ये इनॉग्रेशन करने आए हैं। पहला ड्रोन स्कूल इन्होंने इनॉग्रेट किया है ग्वालियर मध्य प्रदेश में। पूछा जा सकता है, वैसे तो टोटल मध्य प्रदेश में 5 जगहों पर ड्रोन जो स्कूल है वो डेवलप किए जाएंगे, जिनमें से भोपाल, इंदौर, जबलपुर और 17 में 4 होंगे और एक होगा ग्वालियर में। जो ग्वालियर वाला है वो सबसे पहले इनॉग्रेट किया जा चुका है, याद रखना है, पूछा जा सकता है। मध्य प्रदेश की बात करें तो भोपाल इसकी कैपिटल है, मंगू भाई सी पटेल इसके गवर्नर और चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान है, याद रखना है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है हरियाणा से। हरियाणा के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने सुषमा स्वराज अवार्ड को, जो महिलाओं के लिए अवार्ड है, महिलाओं के लिए अवार्ड एक घोषित किया है। हमारी पूर्व विदेश मंत्री हैं, पहले ये विदेश मंत्री रही थी, मतलब कुछ समय हो गया इनको, इनकी मतलब डेथ हो चुकी है
और अब इनके नाम पर हरियाणा जो स्टेट गवर्नमेंट है उसने सुषमा स्वराज अवार्ड को घोषित किया है, जिसमें महिलाओं को सम्मानित किया जाएगा। जो महिलाएं हैं अपने किसी भी क्षेत्र में अभूतपूर्व काम उन्होंने किया होगा अपने जीवन काल में, उनको यहां पर सम्मानित किया जाएगा इस अवार्ड से। और इसमें 5 लाख रुपया जो विजेता महिलाएं होंगी उनको प्रोवाइड कराया जाएगा, और साथ साथ जो एक ट्रॉफी वगैरह टाइप की होती है वो भी इनको प्रोवाइड कराई जाएगी। तो ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में। तो सुषमा स्वराज अवार्ड महिलाओं के लिए किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है? तो आपको ध्यान रखना है हरियाणा गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, आपको याद रखना है। यहां पर बात की जाए हरियाणा की कैपिटल मैंने आपको बता ही दिया, पंजाब और हरियाणा की कैपिटल चंडीगढ़ है। और हरियाणा के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय हैं, मनोहर लाल खट्टर जी यहां के चीफ मिनिस्टर हैं, और इन्होंने ये अवार्ड को अनाउंस किया है। आगे बात करें, आप नीचे इनकी तस्वीर भी देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें है कर्नाटका की जो गवर्नमेंट है, कर्नाटका की जो स्टेट गवर्नमेंट है, उसने वुमेन @ वर्क को एक प्रोग्राम है उसको लॉन्च किया है। इसके अंतर्गत क्या होगा? इसके अंतर्गत 2026 तक कर्नाटका की जो वुमेन्स है उनके जो स्किल है उसको डेवलप किया जाएगा, और डेवलप करने के साथ ही उनको जब उनकी स्किल डेवलप हो जाएगी तो 26 तक टारगेट बनाया गया है कि 5 लाख जॉब्स सिर्फ महिलाओं को प्रोवाइड कराई जाएंगी, जिससे कि वो जो कर्नाटका की डेवलपमेंट है उसमें बेहतर रोल अदा कर सके। याद रखिएगा, इसमें जो भी उनकी स्किल होगी उसको पहले डेवलप करना है और साथ साथ उनको जॉब प्रोवाइड करानी है, क्योंकि स्किल डेवलप कर दी उसके बाद जॉब नहीं है तो फिर क्या मतलब। तो ये भी टारगेट है कि जॉब भी उनको मिले, ऐसी स्किल सिखाई जाए जो कि उनको आती है, उसको और अच्छा किया जाए और उनको जाकर मार्केट में जॉब मिल पाए, जिससे कि वो कर्नाटका की जो इकोनॉमी है उसको बेहतर कर सके। ठीक है, याद रखिएगा कर्नाटका की जो स्टेट गवर्नमेंट है उसने वुमेन @ वर्क को लॉन्च किया है, जो कि आपसे पूछा जा सकता है। और इनके जो चीफ मिनिस्टर हैं बसवराज बोम्मई जी, उनके बारे में मैंने आपको बता ही दिया। थावरचंद गहलोत यहाँ के गवर्नर, और बेंगलुरु यहाँ की कैपिटल है। आगे बात करें, अब बात होगी यहाँ पर अवार्ड और ऑनर से रिलेटेड, जो भी रिसेंटली में अवार्ड दिए गए हैं उसकी यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं। चलिए बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है नारायण प्रधान जी, जो कि एक साइंटिस्ट रिसर्चर है, और इन्होंने किस फील्ड में रिसर्च किया? तो आपको बता दूं, इन्होंने रिसर्च की है, पहले तो इनको अवार्ड बता देता हूं, GD बिरला अवार्ड साइंटिफिक रिसर्च के लिए इनको मिला है, और इन्होंने मटेरियल साइंस में रिसर्च की है, और मटेरियल साइंस में इन्होंने रिसर्च करके बेहतर काम किया है, जिसकी वजह से इनको 31st GD बिरला अवार्ड मिला है, और इनका नाम पूछा जा सकता है, नारायण प्रधान इनका नाम है। यहां पर बात की जाए तो जो है नारायण प्रधान जी है मटेरियल साइंस से बिलोंग करते हैं, मैंने आपको बताई दिया, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा भी हुआ है। और ये जो अवार्ड है GD बिरला अवार्ड, इस अवार्ड को 1991 से रेगुलर दिया जा रहा है नेशनल साइंस एकेडमी के द्वारा। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है एक्सिस बैंक को एशियन बैंक ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। IFR एशिया अवार्ड 2021 ये अवार्ड है, और जो कि इसके द्वारा एशियन बैंक ऑफ द ईयर का अवार्ड एक्सिस बैंक को गया है। पूछा जा सकता है, भारत का एक बेहतर प्राइवेट बैंक है, आपको याद रखना है, ये रेगुलर चर्चित रहता भी है। बात की जाए तो इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर का बैंक है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक को IFR एशियन बैंक ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है 75th बाफ्टा अवार्ड 2022 अनाउंस हुए हैं, मतलब 75वें नंबर का जो बाफ्टा अवार्ड है इसको कहा जाता है ब्रिटिश अकेडमी फिल्म अवार्ड। इसमें बहुत सारे जो विनर्स हैं उनकी हम यहाँ पर चर्चाएं करेंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है बाफ्टा अवार्ड जो इस साल का दिया गया है वो 75वें नंबर का है। यहाँ पर बात करें तो ये लंदन के अल्बर्ट हॉल में इसको ऑर्गेनाइज कराया गया था, आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ पर उनके जो विनर्स हैं उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको मिला है? तो बेस्ट फिल्म का अवार्ड द पावर ऑफ द डॉग को मिला है, पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। बेस्ट डायरेक्टर की बात की जाए तो जैन चैंपियन को मिला है, जो कि द पावर ऑफ द डॉग
फिल्म से रिलेटेड है। बेस्ट एक्ट्रेस की बात की जाए लीडिंग रोल में तो जोआना स्कालन को मिला है, जोआना स्कालन को, जो कि आफ्टर लव से बिलोंग करते हैं, मतलब आफ्टर लव इनकी फिल्म थी। यहां पर बात की जाए बेस्ट एक्टर लीडिंग रोल तो विल स्मिथ बहुत ज़्यादा चर्चित पर्सन है, याद रखिएगा विल स्मिथ, जो कि किंग रिचर्ड्स में काम कर रहे थे, उसके लिए इनको मिला है। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर की बात की जाए तो अरियाना डी बोस को मिला है, जो कि वेस्ट साइड स्टोरी में काम कर रहे थे। और बेस्ट एक्टर सपोर्टिंग एक्टर की बात की जाए तो ट्रॉय कॉटसूर को मिला है, जो कि कोडा में काम करते हैं। यहां पर ऊपर एक्ट्रेस है और नीचे एक्टर है, याद रखिएगा। ई राइजिंग अवार्ड, राइजिंग स्टार अवार्ड की बात की जाए तो लसाना लिंच को दिया गया है यह अवार्ड। और आउटस्टैंडिंग ब्रिटिश फिल्म की बात करें तो बेलफास्ट को यह अवार्ड मिला है। और आउटस्टैंडिंग डेब्यू बाय अ ब्रिटिश राइटर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर की बात की जाए तो यह मिला है द हार्डर वे फॉल को। बेस्ट इंग्लिश नॉट इन बेस्ट फिल्म नॉट इन इंग्लिश लैंग्वेज, मतलब ऐसी फिल्म जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं थी और बेस्ट फिल्म का उसको अवार्ड मिला है, तो वो ड्राइव माई कार को मिला है। ये सारे अवार्ड है, आपको याद रखने हैं, आपसे पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है जम्मू कश्मीर बैंक, जिसको अवार्ड मिला है, नेशनल अवार्ड मिला है SHG बैंकिंग लिंकेज 2022 का। ये जो SHG बैंक है, इसकी बात कर ले तो सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक के लिंकेज में इन्होंने बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस किया, जिसके लिए इनको नेशनल अवार्ड, जो कि आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस फॉर फाइनेंशियल ईयर 2020 और 21 के लिए इनको ये दिया गया है, जो कि यूनियन मिनिस्टर है रूरल डेवलपमेंट के गिरिराज सिंह, इन्होंने ये अवार्ड इनको दिया है, याद रखना है, पूछा जा सकता है। आगे बात करें तो अगला क्वेश्चन है 6 इंडियन एयरपोर्ट है जिनको ACI वर्ल्ड्स और ASQ अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ACI का मतलब है एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल और ASQ का मतलब है एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी सर्वे 2021 का जो अवार्ड है वो 6 इंडियन एयरपोर्ट्स को यहां पर दिया गया है। उनके साइज के अकॉर्डिंग ये अवार्ड मिला है, जिसकी हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन ये जो अवार्ड है ACI वर्ल्ड और ASQ अवार्ड 2021 जो कि एयरपोर्ट्स को मिला है, वो किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिया जाता है, तो आंसर यहां पर हो जाएगा एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के द्वारा इसको दिया जाता है, जिसका हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल कनाडा में है और इसको फाउंड किया गया था 1991 में। यहां पर कौन कौन से हमारे भारत के कौन कौन से एयरपोर्ट है जिनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया, मतलब जितने लोग वहां पर विजिट करते हैं उसके अकॉर्डिंग ये अवार्ड दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग कितना बेहतर परफॉर्मेंस जो करता है उसके हिसाब से अवार्ड मिला है। तो 6 हमारे इंडियन एयरपोर्ट है जिनको मैं यहां पर यह भी बताऊंगा कि वो किस राज्य में उपस्थित है। तो बात की जाए कैटेगरी नंबर पहली है, जिसमें 40 मिलियन पैसेंजर पर ईयर आते हैं, पर ईयर विजिट करते हैं। तो उसमें जो छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि मुंबई में है, उसको 5 साल से लगातार ये अवार्ड मिल रहा है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात की जाए जो कि नई दिल्ली में है, इसको 4 साल से लगातार ये अवार्ड मिल रहा है। बात की जाए अगली कैटेगरी की तो 15 to 25 मिलियन पैसेंजर्स पर ईयर आते हैं। उसमें राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि हैदराबाद में लोकेटेड, हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी, तेलंगाना की कैपिटल है, उसको यह अवार्ड दिया गया है, जो कि 15 to 25 मिलियन जो पैसेंजर्स है पर ईयर में इनकी डेंसिटी है, इनमें टोटल लोग विजिट करते हैं। कैटेगरी नंबर 3 है, उसमें 5 to 15 मिलियन पैसेंजर पर ईयर की बात की गई है, जिसमें कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि केरला कोचिन में है और सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि गुजरात अहमदाबाद में है। इसमें इन दोनों एयरपोर्ट्स को अवार्ड मिला है। इस कैटेगरी में इन दोनों एयरपोर्ट्स को अवार्ड मिला है। अगली कैटेगरी है 2 to 5 मिलियन पैसेंजर पर ईयर, जिसमें चंडीगढ़ एयरपोर्ट को जो कि चंडीगढ़ में लोकेटेड है, उसमें इसको भी अवार्ड मिला है। तो टोटल 6 अवार्ड भारत को मिले हैं। आपको ध्यान रखना है 6 के 6 नहीं तो एटलीस्ट पता होना चाहिए कि किस किस को मिला है और कौन कौन सा जो एयरपोर्ट है किस किस स्टेट में अवेलेबल है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, स्टैटिक से रिलेटेड है।
आगे बात करें तो अब यहां पर बात होगी मिसलेनियस क्वेश्चन। जो भी मिसलेनियस क्वेश्चन बनेंगे उनकी हम यहां पर बात करेंगे, जो रिसेंटली में बने हैं उनकी यहां पर चर्चाएं होंगी। जैसे कि दिल्ली गवर्नमेंट ने माई ईवी पोर्टल को क्यों लॉन्च किया है? वैसे एक पोर्टल है माई ईवी, इलेक्ट्रिकल व्हीकल, इसकी फुल फॉर्म होती है माई इलेक्ट्रिकल व्हीकल। इस पोर्टल को लॉन्च किया है, क्यों लॉन्च किया गया है? जिससे कि आप रजिस्टर या फिर परचेज कर सकें ऑटो को, मतलब ई ऑटोज को आप परचेज कर सके। दिल्ली गवर्नमेंट की स्कीम है और ऑटो बहुत ज़्यादा इन लोगों से रिलेटेड भी है, मतलब इनका प्रचार करने में काफ़ी ज़्यादा अहम रोल निभाते हैं दिल्ली गवर्नमेंट का। इसलिए ऑटो की ई परचेजिंग के लिए इन्होंने माई ईवी पोर्टल को लॉन्च किया है। पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। तो दिल्ली गवर्नमेंट की एक रिसेंटली में लॉन्चिंग है माई ईवी पोर्टल, पूछा जाएगा, याद रखना है, जिसमें 5% जो इंटरेस्ट रेट होगा उसमें आप ऑटोज को निकाल सकते हैं। इनके पास और भी बहुत सारी, वैसे ये चल क्यों रहा है, जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल का जो सीजन है ये चल क्यों रहा है दिल्ली में? क्योंकि दिल्ली में हर साल पॉल्यूशन का जो लेवल है काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। उस ज़्यादा को कम करने के लिए अलग अलग काम किए जा रहे हैं सरकार के द्वारा, जिसमें ये भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल वाला एक सिस्टम भी पूरा दिल्ली सरकार के द्वारा तेजी से लॉन्च करने की कोशिश की जा रही है, ठीक है, जिसमें पॉल्यूशन को थोड़ा सा कम किया जा सके, जिसमें कि ये वाला एक जो स्टेप है वो भी इंक्लूड करता है। और बहुत सारे स्कीम चल रही है दिल्ली में, जैसे कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल अगर आप खरीदते हैं तो आपको जो टैक्स वगैरह भरना पड़ता है उसमें कुछ छूट भी दी जाएगी, सब्सिडी प्रोवाइड कराई जा रही है। बहुत सारी स्कीम चल रही है दिल्ली सरकार की, आपको ध्यान रखना है। ये सब पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए किया जा रहा है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है ऑस्कर 2022 में भारत की राइटिंग विद फायर एक डॉक्यूमेंट्री फीचर बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर कैटेगरी में नॉमिनेट की गई है, जो कि राइटिंग विद फायर इसका नाम है। और इसको बनाने में, इसको डेवलप करने में किसका अहम रोल था? तो रितु थॉमस और सुमित घोष का इसमें बहुत ज़्यादा रोल था इस फिल्म को बनाने में, इस डॉक्यूमेंट्री को बनाने में। फिल्म नहीं कह सकते, डॉक्यूमेंट्री कह सकते हैं। डॉक्यूमेंट्री को बनाने में, जो कि ऑस्कर 2022 के लिए नॉमिनेट की गई है। देखते हैं जब जीतेगी तो आपको मैं बताता हूं। वैसे ये उत्तर प्रदेश चित्रकूट की एक न्यूज़पेपर की, मतलब खबर लहरिया न्यूज़पेपर की एक पूरी फाउंडेशन है, उसके द्वारा इस पर काम किया गया है, ठीक है। चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, इंडिया की पहली जीआई टैग्ड कश्मीर कारपेट को जर्मनी में सेंड किया गया। और ये वैसे स्पेशल क्यों है? स्पेशल इसलिए है क्योंकि जो कश्मीरी जो कारपेट है ना, इसकी विशेषता मान लो किसी को जाननी है तो एक क्यूआर कोड दिया जाएगा। ये लो भाई, ये रही सारी क्यूआर कोड, इसको स्कैन करो अपने फ़ोन से या जिस सिस्टम से करना चाहते हो, स्कैन करो और सारी इंफॉर्मेशन ले लो। मतलब क्या है? मतलब ये पहली क्यूआर कोड बेस्ड जीआई टैग कश्मीरी कारपेट है, जिसको इंडिया से बाहर, मतलब जम्मू कश्मीर से जर्मनी में बेचा गया है। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। पहला प्रोडक्ट जो भी होता है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो लेफ्टिनेंट गवर्नर वहां पर मनोज सिन्हा है और इसको फॉर्म किया गया था 2019 में यूनियन टेरिटरी के रूप में। पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, यूनिक कोड डिजिटल स्कूल हेल्थ प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है पौंडुचेरी में। है क्या ये? मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लीजिए आप बीमार होते हैं, आप 4 साल पहले कुछ आपको बीमारी हुई, उसके बाद आप मतलब हो गए सही, नॉर्मल हो गए, मतलब बीमारी आपके अंदर है लेकिन आप नॉर्मल हो गए, आपको लगता है आप नॉर्मल है। अब आप डॉक्टर के पास गए, उस बीमारी को बताना ही भूल गए। आपको दूसरी कोई बीमारी हुई तो आप डॉक्टर के पास गए, उस बीमारी को बताना भूल गए, डॉक्टर को पता नहीं था और डॉक्टर ने आपका इलाज, सोचा कि आप पहले हेल्थी रहे होंगे और अब आपको ये बीमारी हो गई, आपका इलाज करना शुरू कर दिया। अब बाद में फिर जब आपका जो इलाज है वो सही नहीं हो पा रहा है तो आपको क्या हो रहा है? आपको लग रहा है यार हो सकता है कुछ गड़बड़ चल रही है क्या? डॉक्टर भी सोच रहा है क्या हुआ, तो क्योंकि डॉक्टर को तो आपने बताया नहीं कि आप पहले किसी और बीमारी से ग्रस्त थे। तो अब क्या हुआ कि इससे आपका जो डेटा है आपके पास था, अब डॉक्टर को थोड़ी ना पता होगा। लेकिन ये जो सिस्टम है डिजिटल स्कूल हेल्थ प्लेटफॉर्म, इसके अंतर्गत क्या होगा, लोगों का जो मेडिकल डेटा है स्टार्टिंग से लेके अंत तक का सारा एक, मतलब उनको कह लीजिए एक उनकी आईडी बनाई जाएगी, उस आईडी में डाल दिया जाएगा। मतलब आप चाहे बताएं या ना बताएं, डॉक्टर के पास आप गए, डॉक्टर आपकी आईडी डालेगा और डॉक्टर को सारी आपकी जो मेडिकल हिस्ट्री है सब पता चल जाएगी। जिससे कि होगा क्या, आपका जो भी इलाज है वो डॉक्टर बेहतर तरीके से और
और मतलब जो नॉर्मली आपसे ज़्यादा पूछने की उनसे ज़रूरत पड़ेगी नहीं, वो नॉर्मली आपका चेकअप कर लेंगे ऊपर से और आपका सारा जो हिस्ट्री है वो देख लेंगे, जिससे कि जो ये भूलने वाली चीज़ है जिसकी वजह से जो इलाज का पूरा प्रोसीजर है ख़राब हो जाता है वो नहीं होगा। इस चीज़ को लॉन्च किया गया है पौंडुचेरी में, पूछा जा सकता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ है। और ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ना वो ज़रूर पूछी जाती है आपसे एग्जाम में। तो नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के अंतर्गत डिजिटल स्कूल हेल्थ प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है पौंडुचेरी ने, जो कि अगस्त के सेकेंड वीक से मतलब लागू हो जाएगा और जो बिल्डिंग है पूरी बन के तैयार हो जाएगी, ठीक है, जिसमें आधार कार्ड को, आपके आधार कार्ड को डिजी डॉक्टर से लिंक किया जाएगा और आपकी जो भी मेडिकल हिस्ट्री होगी वो डॉक्टर को आसानी से आपसे प्राप्त हो जाएगी। मतलब वो जो आईडी है आपकी अब परमानेंट के लिए, जैसे आधार कार्ड की आईडी होती है ना, उसी तरीके से वो आईडी भी आपकी बन जाएगी। अब अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर बात की जाएगी रैंक और रिपोर्ट संबंधित जो भी करंट अफेयर बने हैं उनकी। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि मैटरनल मोर्टेलिटी इन इंडिया में केरला टॉप कर गया है, मतलब बेहतर परफॉर्मेंस में टॉप किया है। वैसे जब नॉर्मली जब बेबी और मदर जब बर्थ करती है किसी बेबी को तो बहुत सारी माताओं की डेथ हो जाती है, पहले तो हो जाती थी, अब थोड़ा सा बेहतर हो गया है और कई बेबीज़ की डेथ हो जाती है। उस वाले पूरे सिस्टम में केरला ने बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस किया है। केरला में क्या होता है कि जो 1 लाख टोटल जो बर्थ होती है 1 लाख, उसमें से सिर्फ 30 ऐसी हैं जो कि मतलब नहीं रहती है, जो चाइल्ड या फिर मदर को प्रॉब्लम हो जाती है, मतलब उनकी डेथ हो जाती है। तो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट जो है वो केरला में बहुत ज़्यादा लो है, मतलब इन्होंने बहुत ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस किया है अपने पीछे वाले डेटा से और केरला यहाँ पर टॉप कर गया है। बात की जाए अगर सबसे मतलब जो डेटा है, ये जो डेटा ये पहले जो था, पहले 103 था, अब देख लिए 103 से 30 पर ये ले आए। 2017-19 का डेटा पहले 103 जो मदर और चाइल्ड थे उनको प्रॉब्लम होती थी, अब क्या है सिर्फ 30 को हो रही है। तो केरला ने बहुत बेहतरीन अपने यहाँ पर परफॉर्मेंस किया है, आप समझ रहे होंगे। अगर बात की जाए बेहतर परफॉर्मेंस की, हमारे किस किस स्टेट ने बेहतर परफॉर्मेंस किया है मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो या फिर रेट में, तो केरला, तेलंगाना और महाराष्ट्र का बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस है, टॉप स्टेट्स है ये। और अगर बात की जाए सबसे खराब परफॉर्मेंस किसने किया है, तो वेस्ट बंगाल, हरियाणा, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ का बहुत खराब परफॉर्मेंस है इसमें। लेकिन इंप्रूव अपने पिछले डेटा से अब किसने सबसे ज़्यादा इंप्रूव किया है, तो उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बिहार ने सबसे ज़्यादा इंप्रूव किया है अपने इस पूरे डेटा में। बात की जाए दुनिया में जो MMR है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो है, वो लोएस्ट कहां पर है, मतलब सबसे बेहतर कहां पर है, तो आंसर हो जाएगा इटली, नॉर्वे, पोलैंड और बेलारूस में। यहां पर बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस किया गया जो कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो में, ठीक है। चलिए आगे बात करें, तो अब यहां पर बात हुई है हथियार वगैरह बनाने से रिलेटेड। तो सिप्री की एक रिपोर्ट जारी हुई, सिप्री का मतलब है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें यह बताया है कि इंडिया सबसे लार्जेस्ट नंबर में हथियार खरीद रहा है, हथियार को खरीद रहा है। वैसे मतलब अपने यहाँ पर इंपोर्ट कर रहा है बहुत ज़्यादा जो हथियार है भारत के द्वारा, और साथ साथ सऊदी अरेबिया के द्वारा खरीदे जा रहे हैं। कितने? 11%। टोटल जो दुनिया में हथियार खरीदे जा रहे हैं ना, उसका 11% सिर्फ भारत और सऊदी अरेबिया में खरीदा जा रहा है। तीसरे नंबर पर इजिप्ट और ऑस्ट्रेलिया, चाइना का भी नंबर आता है। ये लोग बहुत ज़्यादा हथियार खरीदते हैं, मतलब अपने यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं। बात की जाए भारत टोटल 85% के जो हथियार हैं, टोटल अपने जो हथियार है ना 100 मान लो खरीदते हैं, 100 में से 46 हथियार तो रशिया से खरीद लेता है, फ्रांस से 27 और यूएसए से 12 हथियार खरीदता है। आप समझ रहे होंगे क्या मैं बताना चाह रहा हूं। आगे बात की जाए तो लार्जेस्ट एक्सपोर्टर कौन बेचता है, बेचता कौन है ये भी तो देख लिया जाए। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा जो हथियार है वो यूएसए के द्वारा बेचे जाते हैं। मतलब 100 अगर हथियार बिकते हैं तो उनमें से 39 हथियार ऐसे होते हैं जो कि यूएसए से होते हैं, ठीक है। मतलब सबसे बड़ा एक्सपोर्टर कौन है, तो यूएसए है, और सबसे बड़ा इंपोर्टर कौन है, तो वो भारत और सऊदी अरेबिया है। पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। यहां पर बात करें तो दूसरे नंबर पर रशिया का भी नंबर आता है और उसके बाद फ्रांस, चाइना और जर्मनी भी लाइन में है। यहां पर बात की जाए भारत की, तो भारत दुनिया में
मतलब कितने हथियार बेचता है, तो आपको बता दूं भारत 23rd लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है दुनिया में हथियार बेचने में। सिर्फ भारत दुनिया में अगर मान लीजिए टोटल 1000 मान लीजिए हथियार जो बिकते हैं, उसमें से भारत के सिर्फ और सिर्फ 2 हथियार हैं जो भारत बेचता है पूरी दुनिया में। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आप यहां पर पढ़ रहे हैं, मतलब 1000 हथियार में से भारत सिर्फ 2 हथियार बेचता है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है जिसमें बात हुई है वी डैम ने डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 जारी की, जिसमें भारत की रैंक 93 बताई इन्होंने। मतलब डेमोक्रेसी की जो सिचुएशन है भारत के पड़ोसी राज्यों के कंपेयर में भारत में बहुत क्रिटिकल है, यह कहना है इस रिपोर्ट का। तो यहां पर डेमोक्रेसी रिपोर्ट जारी हुई, वी डैम इंस्टीट्यूट स्वीडन यूनिवर्सिटी गोथेनबर्ग में ये लोकेटेड है, इसके द्वारा इसने किस किस डायमेंशंस को यहां पर लिए हैं। तो आपको बता दूं, लिबरल डेमोक्रेसी, इलेक्टोरल डेमोक्रेसी, इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी, क्लोजर ऑटोक्रेसी, इन सब डेटाबेस को लेकर इन्होंने एक रिपोर्ट जारी की है। आपको ध्यान रखना है दुनिया में सबसे बेहतर कंडीशन किसकी है डेमोक्रेसी को लेकर, तो स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे, कोस्टा रिका और न्यूजीलैंड की यहाँ पर बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस है। मतलब बहुत डेमोक्रेसी में इन्होंने अपने यहाँ काम किया है। लेकिन भारत की जो रैंक है यहाँ पर 93 है 179 कंट्रीज में। पड़ोसी राज्यों की बात की जाए तो श्रीलंका की रैंक 88 है, नेपाल की रैंक 71 है, भूटान की रैंक 65 है, जो कि भारत से बहुत बेहतरीन कंडीशन में है। अगर बात की जाए पाकिस्तान की, तो हम खुश हो सकते हैं ज़रूर कि पाकिस्तान की रैंक 117 है, 117 है। भारत से बहुत ख़राब है यहाँ पर डेमोक्रेसी, ये तो जग जाहिर है, लेकिन भारत में भी कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, याद रखिएगा 93। अगर आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट डेज की बात करें तो इंपॉर्टेंट डेज में मैं सीक्वेंस में बस 1 लाइनर आपके लिए यहां पर लेकर आया हूं, जिससे कि आपको यहां पर बेनिफिट मिल सके और सारे डेज को आप आसानी से लर्न कर सके। तो जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे 1 मार्च को सेलिब्रेट होता है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 3 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड ओबेसिटी डे, मोटापा दिवस 4 मार्च को सेलिब्रेट होता है। जन औषधि दिवस 7 मार्च को सेलिब्रेट हुआ। इंटरनेशनल वुमेन्स डे 8 मार्च को सेलिब्रेट किया गया। नो स्मोकिंग डे 9 मार्च को सेलिब्रेट हुआ। याद रखिएगा, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। और अगला है वर्ल्ड किडनी डे 10 मार्च को सेलिब्रेट हुआ। इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स 14 मार्च को सेलिब्रेट हुआ। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे 15 मार्च को सेलिब्रेट हुआ। और नेशनल वैक्सीनेशन डे 16 मार्च, जो कि अगला इंपॉर्टेंट डे है 15 मार्च को, जो यूएन ने कॉम्बैट इस्लामोफोबिया, इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया को लॉन्च किया है। आपसे पूछा जा सकता है, ये हाल ही में लॉन्च किया गया है, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।